18th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट ड्यूरेशन इज अ वुमन एंटाइटल्ड टू लिव विथ वेजेस फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961? मैक्सिमम कितने समय का लीव ले सकती है? तो ये है 6 वीक। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर है और आपको मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 बताता है राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, what should be the minimum number of workers originally employed in any factory for having at least one canteen in the factory as per the Factories Act 1948? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 250 वर्कर्स और आपको मिलेगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 46 में। सेक्शन 46 का टाइटल है कैंटीन्स। फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 48 46 कहता है 1948 के सेक्शन 46 में। नेक्स्ट है, who among the following is not included in the definition of a workman as per the Industrial Disputes Act 1947? देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का सेक्शन 2 डेफिनेशंस है। सेक्शन 2 क्लॉज एस देखिएगा तो सेक्शन 2 क्लॉज एस डिफाइन करता है वर्कमैन को। ये कहता है कि वर्कमैन एक सुपरविजन भी हो सकता है, सुपरवाइज़र भी हो सकता है, सुपरवाइज़र भी एक वर्कमैन ही है, लेकिन उसका सैलरी 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इज़ नॉट इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो 10,000 में कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा? 6,000 भी इंक्लूड हो जाएगा 10,000 में, 8,000 भी इंक्लूड हो जाएगा, 10,000 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तीनों कहलाएंगे सुपरवाइज़र, ये तीनों सुपरवाइज़र ही वर्कमैन कहलाएंगे, लेकिन 10,000 से ज़्यादा सैलरी 12,000 का है तो ये वर्कमैन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, who has defined tort as tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. ये किसका डिफिनेशन है? ये डिफिनेशन है विनफील्ड का। ये डिफिनेशन है विनफील्ड का। बाकी ये लिंडसेल, पोलॉक, सेलमोंट कैसे डिफाइन करते हैं ये भी देख लेते हैं। लिंडसेल का डिफिनेशन है a tort may be described as wrong independent of contract for which the appropriate remedy is common law action. Pollock का definition है a tort is an act or omission that causes harm to a specific person and gives rise to a civil remedy. Salman define करते हैं a tort is a civil wrong that is not a breach of contract or trust and can be remedied through a common law action for unliquidated damages. उसके बाद next, question number 5, Gloucester Grammar School case relates to which of the following important maxims? ये ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल केस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये केस है। ये डील करता है डैमनम साइन इंजूरिया का। डैमनम साइन इंजूरिया से, डैमनम साइन इंजूरिया का भी नहीं होता है डैमेज हुआ बट कोई भी लीगल इंजरी सफ़र नहीं हुआ, तो इस केस में कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगा क्योंकि डैमेज सस्टेन हुआ। इस केस में 2 स्कूल मास्टर्स रहते हैं, एक ने अपना स्कूल फीस कम कर देता है जिसकी वजह से दूसरे को भी कम करना पड़ता है, तो यहाँ पे उसको मॉनेटरी लॉस हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रकार का लीगल डैमेज नहीं हो रहा है, लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई यहाँ पर इस केस में नहीं मिलता है रेमेडी। तो इसी को कहा जाता है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमेज हुआ है लेकिन किसी प्रकार का लीगल इंजरी का वॉयलेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन, इंजूरिया साइन डैमनम का मीनिंग होता है कि लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है बट किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ, तो यहाँ पर रेमेडी मिलता है। यूबी जस्ट आईबी रेमेडियम कहता है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, जहाँ पर राइट है वहाँ पर रेमेडी है। उसके बाद वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया टॉट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैगजीम में से ये है। ये कहता है टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज़ नॉट डन, कोई अपने खुद से सहमति से इंजरी सस्टेन करता है तो उससे किसी प्रकार का हर्जाना नहीं मिलेगा, रेमेडी नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
Which of the following provision of the Motor Vehicles Act 1988 relates to no fault liability? सेक्शन 140 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 सेक्शन 40 का टाइटल है लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। सेक्शन 151 का टाइटल है ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन एज टू इंश्योरेंस। सेक्शन 162 का टाइटल है रिफंड इन सर्टेन केसेस ऑफ कंपनसेशन पेड अंडर सेक्शन 167 161 एंड सेक्शन 128 का टाइटल है सेफ्टी मेजर्स फॉर ड्राइवर्स एंड पिलियन राइडर्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर में 6 कंज्यूमर राइट्स को आइडेंटिफाई किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो 6 कंज्यूमर राइट्स हैं वो हैं राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following body constituted under the Consumer Protection Act 2019 is authorized to render advice on promotion and protection of consumers' right under the Act? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अगर स्टेट की बात की जाती तो यहाँ पर हो जाता स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये हो सकता था अगर स्टेट की बात की जाती, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी स्टेट की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following provision of the Constitution of India states that no tax can be levied or collected except by authority of law? तो ये कहता है आर्टिकल 265, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 246 का टाइटल है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 256 का टाइटल है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन। आर्टिकल 260 का टाइटल है जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग would be the first previous year in case of a business or profession newly set up on 31st March 2020 as per the Income Tax Act 1961? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट फ्रॉम 31st मार्च 2020 एंड विल एंड ऑन 31st मार्च 2020। ये आपको प्रोविज़न मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 कहता है प्रीवियस ईयर डिफाइंड, प्रीवियस ईयर डिफाइंड है सेक्शन 3 में। इसमें कहता है कि इन द केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन न्यूली सेटअप है तो प्रीवियस ईयर होगा पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप। वो बिजनेस या वो प्रोफेशन जिस डेट को सेटअप हुआ है उस डेट से ही स्टार्ट हो जाएगा उसका प्रीवियस डेट, प्रीवियस ईयर उस डेट से ही स्टार्ट हो जाएगा और एंड होगा वो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा तो वो होगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट कब है 31st मार्च 2020, तो 31st मार्च 2020 किस में दिया हुआ है 31st मार्च 2020, केवल ऑप्शन बी में ही 31st मार्च 2020 दिया हुआ है, तो ऐसे भी ये करेक्ट हो जाएगा एंड विल एंड ऑन 31st मार्च 2020। और फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31st मार्च को ही किसी भी ईयर में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, As per the Income Tax Act 1961, a person is said to be resident of India in any previous year if he had been in India for a period of the following number of days in the previous year. कब कहा जाएगा कि कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर वो इंडिया में 182 डेज, मिनिमम 182 डेज रहता है तो। और ये प्रोविज़न आपको मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 कहता है रेसिडेंस इन इंडिया। नेक्स्ट, इनकम इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस सेक्शन में इनकम डिफाइंड है? तो इनकम डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is not a fraud as per the Indian Contract Act 1872?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में फ्रॉड डिफाइंड है। सेक्शन 17 5 सर्कमस्टांसेस मेंशन करता है, 5 पॉइंट्स देता है। इन 5 पॉइंट्स को कहा जाएगा कि हाँ फ्रॉड हुआ है। पहला है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू। ऐसा फैक्ट कहना जो सही नहीं है और कहने वाले को पता है कि वो सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा है? एनी एक्ट और ओमिशन लॉ एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट, ये फ्रॉड ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉड हो जाएगा। उसके बाद द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट किया गया है। तीसरा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, प्रॉमिस कर दिया गया लेकिन इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी एक्ट जो डिसीव करने में फिट करे। और पांचवा एनी सच एक्ट और ओमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट। ये 5 कंडीशन अगर आएगा तो इसको फ्रॉड कहा जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है नॉट अ फ्रॉड, कौन सा फ्रॉड नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो ये फ्रॉड हो जाएगा। ऑप्शन बी एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट, ये भी फ्रॉड हो जाएगा। ऑप्शन सी मेयर साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक, तो ये फ्रॉड नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी एनी एक्ट और ओमिशन बाय लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, तो ये भी फ्रॉड हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? नॉट अ फ्रॉड, कौन सा फ्रॉड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, which of the following statement is correct if A, intending to deceive B, falsely represents that 500 mounts of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला कॉन्ट्रैक्ट इज वर्ड एब इनिशियो, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो होगा लेकिन किसके ऑप्शन पे होगा? देखते हैं। इफ ए इंटेंटिंग टू डिसीव बी, ए डिसीव कर रहा है ना, तो ए के ऑप्शन पे एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो सकता है, बी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चौथा ऑप्शन डी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए एंड बी, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following injunction can be granted only by the decree made at hearing and upon the merit of the base ऑफ द सूट? सूट को हियर किया गया और मेरिट पे कौन सा इंजंक्शन दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है परपेचुअल इंजंक्शन, मेरिट पे और सूट को हियरिंग करने के बाद परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 15 हो जाएगा। और ये आपको मिलेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 2 में आपको ये प्रोविज़न मिलेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 ये बताता है टेम्प्रोरी एंड परपेचुअल इंजंक्शंस के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा परपेचुअल इंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, a stipulation in a bond for payment of a compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the Indian Contract Act 1872? डायरेक्ट बेरेक्ट के प्रोविजन सेक्शन से ऑलमोस्ट सभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट बेरेक्ट से ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 74 ऑप्शन बी। सेक्शन 74 का टाइटल है कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। सेक्शन 73 का टाइटल है कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉस्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 75 का टाइटल है पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन। सेक्शन 76 का टाइटल है गुड्स ऑफ डिफॉल्ट जो कि रिपील हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 63A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? डिफॉल्ट इंटरेस्ट कितना है? तो डिफॉल्ट इंटरेस्ट है 9% पर एनम, ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 63A का टाइटल है इम्प्रूवमेंट्स टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? टाइम लिमिट कितना है? तो टाइम लिमिट है, पहला है लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी, लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी नहीं, लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर रहता तो ऑप्शन ए सही हो सकता था। ऑप्शन बी अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आइदर ए और बी विच एवर इज लॉन्गर, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो सकता था अगर ऑप्शन ए में ट्रांसफरी की जगह पर ट्रांसफरर मेंशन होता, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन 17 का टाइटल है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, ये मेंशन करता है डायरेक्शन लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर या अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? नॉट, कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में आप जाइएगा तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है। तो यहाँ पर बताता है कि प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो बच गया हुंडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, in the light of Negotiable Instruments Act 1881, at what rate interest will be charged if the rate of interest is not mentioned on the negotiable instruments? Rate of interest mentioned नहीं है तो हो जाएगा 18% पर एनम, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपको मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 80 में। सेक्शन 80 का टाइटल है इंटरेस्ट व्हेन नो रेट स्पेसिफाइड। उसके बाद नेक्स्ट, विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन इफ नो अवार्ड इज मेड द इंटायर प्रोसीडिंग्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड शैल लैप्स एज पर द राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013? 12 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको मिलेगा राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 25 में 12 मंथ्स से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, what is the minimum percentage of affected families that need to give their prior consent for acquiring land for private companies as per the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80%। और ये मिलेगा आपको इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, imagine an IPL team sets up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? तो ये हो जाएगा ट्रेडमार्क्स में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर? पेटेंट्स का टाइम पीरियड क्या होता है? तो पेटेंट्स का टाइम पीरियड होता है 20 साल 20 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया से कई सारी चीज़ें ली गई हैं, बोरो की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अमेरिका से जो चीज़ लिया गया है तो वो है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट,
preamble, removal of Supreme Court and High Court judges. आयरलैंड से जो चीज़ें ली गई हैं वो हैं DPSP, nomination of members to the Rajya Sabha, fundamental duties, proportional representation system for electing president. यूनाइटेड किंगडम यूके से जो चीज़ें ली गई हैं वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ भी आप कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम. उसके बाद नेक्स्ट, which of the following writ is issued to enforce the performance of public duties by the authority. पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए कौन से रिट को इशू किया जाता है? तो इशू किया जाता है मैंडेबस. तो ऑप्शन नंबर ए. मैंडेबस एक ऐसा रिट है जो कंपेल करता है लोअर कोर्ट को या गवर्नमेंट ऑफिशियल को कुछ करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए जो वो ड्यूटी बाउंड है और वो कर नहीं रहा अपना ड्यूटी, तो मैंडेबस इशू होगा. को वारंटू इशू होता है किसी पर्सन पर, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है किसी भी पर्सन को जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, शो करने के लिए कि वो किस पावर से, किसके कंसेंट से, क्या ऑथोरिटी है उसका उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए. सर्टियोररी, सर्टियोररी भी एक रिट है जो कि एक प्रकार का जुडिशियल रिव्यू है. लोअर कोर्ट के डिसीजन को या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के डिसीजन को रिव्यू करता है हायर कोर्ट. प्रोहिबिशन, ये ऐसा रिट है जो प्रिवेंट करता है, प्रोहिबिशन, प्रिवेंट, प्रोहिबिट करता है लोअर कोर्ट को ऐसे ऑर्डर पास करने के लिए जो आउट ऑफ उसके जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन के बाहर के ऑर्डर को वो पास ना करे, प्रोहिबिट किया जाए तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू किया जाता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैड मेड द प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए 58th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया. 58th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1987 में. तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. 58th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश करें. 52nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1985 में, जिस एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया. 54th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1986 में. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के सैलरीज को इंक्रीज किया गया. 56th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1987 में. यहाँ पर गोवा को स्टेटहुड मिला, गोवा को स्टेट का दर्जा मिला और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द कलरेबल लेजिस्लेशन. कलरेबल लेजिस्लेशन पे कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है? तो कलरेबल लेजिस्लेशन का लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन लाइट ऑफ द एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव्ड इन रे बेरुबरी केस. रे बेरुबरी केस पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास किया गया, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, which of the following provision of the Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between a central law and a state law? Article 254, option number C. Article 248 का टाइटल है रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन. 252 का टाइटल है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state. आर्टिकल 254 बात करता है इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 256 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन. नेक्स्ट, what transition period was provided in the Constitution of India for changing official languages of Union from English to Hindi? Correct answer, option number C, 15 years. Next, in which of the following case it was held that there could be no reservation on single post in the category? किसी भी
ऑफिस में सिंगल पोस्ट है, किसी भी जॉब में सिंगल पोस्ट है, तो सिंगल पोस्ट के लिए किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ये किस केस में आया? ये आया चक्रधार पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, sexual harassment of a working woman at her place of work may also be considered as the violation of which of the following provision of the Constitution of India? किसी फीमेल का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसके वर्क प्लेस पर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल का वॉयलेशन है? तो ये वॉयलेशन है आर्टिकल 19(1)(g) का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19(1)(g) कहता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस करने के राइट का ये वायलेशन है। आर्टिकल 19(1)(b) कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(d) कहता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19(1)(e) कहता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इन तीनों का वायलेशन नहीं है, केवल आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन है। Next, which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between Article 25(2)(b) and 26(b) of the Constitution of India? कौन सा डॉक्ट्रिन लगाया गया रिजॉल्व करने के लिए? तो डॉक्ट्रिन लगाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी एक्ट के दो आर्टिकल्स का इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से किया जाए कि दोनों जो भी प्रोविज़न है, दोनों प्रोविज़न्स मेंटेन रहे और दोनों में से किसी भी प्रोविज़न को रिपील करने की ज़रूरत ना पड़े। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 25 का टाइटल है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 क्लॉज बी आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. आर्टिकल 26 का टाइटल है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 क्लॉज बी कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ in every religious denomination or any section thereof shall have the right to manage its own affairs, matters of religion. Next, question number 35, in which of the following situations Indian Penal Code 1860 may not apply? किसमें अप्लाई नहीं होगा? तो ऑप्शन ए एनी ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियन आउटसाइड इंडिया, बाहर आउटसाइड कमिट होगा तो आईपीसी अप्लाई होगा। एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो ऐसे सिचुएशन में भी आईपीसी अप्लाई होगा। थर्ड ऑप्शन एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन एनी कंट्री, एनी कंट्री कह रहा है, अगर कंट्री इन इंडिया रहता तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होता, लेकिन एनी कंट्री कह रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Next, question number 36. How many types of punishment are currently existing under the Indian Penal Code 1860? 18 आईपीसी में कितने टाइप ऑफ पनिशमेंट दिए हुए हैं? तो आईपीसी में टोटल 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दिए हुए हैं, जो कि आपको आईपीसी के सेक्शन 53 में मिलेगा। आईपीसी के सेक्शन 53 में आपको मिलेगा, और वो 5 टाइप का है। सबसे पहला है डेथ पनिशमेंट, सेकेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड इम्प्रिजनमेंट 2 प्रकार के, पहला रिगरस दूसरा सिंपल, फोर्थ पनिशमेंट हो जाएगा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ हो जाएगा फाइन। उसके बाद नेक्स्ट 37, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट इन द course of such fencing while playing fairly A hurts Z severely. Which of the following offense is committed by A? कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया? तो कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये है आईपीसी का सेक्शन 87 का इलस्ट्रेशन। सेक्शन 87 का टाइटल है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। Next, question number 38. In which of the following situations right of private defense cannot extend to causing death?
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ कॉज नहीं किया जा सकता है किस सिचुएशन में? ऑप्शन नंबर ए, इन केस व्हेन एन असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर, तो इसमें भी डेथ किया जा सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने के सिचुएशन में। इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, तो इसमें भी डेथ कमिट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा डेथ नहीं हो सकता है, मर्डर डेथ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अ नेचुरल लस्ट, तो इस सिचुएशन में भी प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने के सिचुएशन में डेथ तक किया जा सकता है। और ये मिलेगा आपको आईपीसी के सेक्शन 100 में, जो कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पेक्यूनियरी बेनिफिट्स? सेक्शन 89। और ये मेंशन है आईपीसी के सेक्शन 92 में, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। और जो सेक्शन 89 है, सेक्शन 89 का टाइटल है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक्स इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स व्हील विदाउट हर कंसेंट इंटेंडिंग टू अनॉय हर। एज पर द इंडियन पिनल कोड 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस ही हैज़ कमिटेड? किसी वुमेन का घूंघट कोई खींच देता है जानबूझकर उसे अनॉय करने के लिए, तो ये कौन से ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा क्रिमिनल फोर्स, तो ऑप्शन नंबर बी। और ये आपको मिलेगा, ये जो सिचुएशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये आईपीसी के सेक्शन 350 का इलस्ट्रेशन नंबर एफ है। क्रिमिनल फोर्स, आईपीसी का सेक्शन 350 बताता है क्रिमिनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 41, what punishment is prescribed under the Indian Penal Code 1860 for a person who maims any minor in order that such minor may be used for the purposes of begging? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। ये आपको मिलेगा आईपीसी के सेक्शन 363A, और इसका सज़ा पनिशमेंट आपको सबसेक्शन 2 में मिलेगा, 363A सबसेक्शन 2। सेक्शन 363A का टाइटल है किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ बेगिंग। नेक्स्ट 42, X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money. Which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the Indian Penal Code 1860? तो ऐसे सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट होगा 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको मिलेगा आईपीसी के सेक्शन 384 में। सेक्शन 384 का टाइटल है पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट question number 43, which of the following sentence is an assistant sessions judge authorized to pass as per the code of criminal procedure 1973? असिस्टेंट सेशंस जज कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो सेंटेंस ऑफ डेथ असिस्टेंट पास नहीं कर सकते हैं, एडिशनल सेशंस जज पास कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जा सकता है। ऑप्शन बी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी असिस्टेंट सेशन जज पास नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years, तो ये सेंटेंस पास कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years, तो 10 साल से ज़्यादा नहीं पास किया जा सकता है असिस्टेंट सेशंस जज के द्वारा। ये प्रोविज़न असिस्टेंट सेशन जज का सीआरपीसी तक ही सीमित था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि सीआरपीसी को रिपील करता है, उसके बदले में बीएनएसएस आ गया, उसमें असिस्टेंट सेशन जज का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। और ये आपको प्रोविज़न मिलेगा सीआरपीसी के सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 में। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशंस जज में पास। नेक्स्ट, a person arrested by a private person for committing a non-bailable and cognizable offense shall be re-arrested by a police officer if such person comes under which of the following provision of the Code of Criminal Procedure 1973? किसी पर्सन को
किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया और उस पर्सन को कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर लेता है, तो उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर के द्वारा फिर से री अरेस्ट किया जाएगा अगर जो पर्सन है, जो ऑफेंडर है, उसने किस सेक्शन के तहत में ऑफेंस कमिट किया होगा। तो ये हो जाएगा सेक्शन 41। सेक्शन 41 में लिस्ट ऑफ प्रोविजंस मेंशन है कि किन सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो अगर सेक्शन 41 के प्रोविज़न में अगर वो आएगा ऑफेंडर, तो उसको री अरेस्ट किया जाएगा, सेक्शन 41। और ये मेंशन है सेक्शन 43 में। सेक्शन 43 बताता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 43 का टाइटल है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 कहता है कि उस पर्सन को, ऑफेंडर को फिर से री अरेस्ट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर वो ऑफेंडर आएगा विद इन सेक्शन 41। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 41। क्या पूछ रहा है? इफ सच पर्सन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, कम्स कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि ये कहाँ पे ये प्रोविजन मेंशन है, कहता है कि ये प्रोविजन कहाँ पर मेंशन है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होता है, लेकिन ये डी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसके प्रोविज़न में पूछ रहा है कि किसके प्रोविज़न में आएगा तो उसको री अरेस्ट किया जाएगा। तो सेक्शन 41 के तहत में अगर आएगा तो उसे री अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 45, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। किस सिचुएशन में वाइफ एंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए? ऑप्शन ए देखिए, हस्बैंड प्रिज्यूम्स दैट वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री। हस्बैंड प्रिज्यूम कर रहा है, मान रहा है, मानने को तो कोई भी कुछ भी मान सकता है, तो प्रिज्यूम कर रहा है, प्रूफ नहीं हुआ है, केवल प्रिज्यूम कर रहा है कि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी मेंटेनेंस दिया जा सकता है। ऑप्शन बी, वॉलंटरली वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड। वाइफ जानबूझकर खुद से ही हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाह रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं फर्दर, ऑप्शन सी, वाइफ लिविंग सेपरेटली एज हस्बैंड कीप्स अ मिस्ट्रेस। तो ये एक प्रॉपर ग्राउंड है वाइफ को सेपरेट रहने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने मिस्ट्रेस रखा हुआ है। ऑप्शन डी, वाइफ इज फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस। वाइफ खुद से घर नहीं छोड़ी है, बल्कि उसे जानबूझकर जबरदस्ती उसे घर छोड़वाया गया है हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव के द्वारा, तब भी ऐसे सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अगर वाइफ जानबूझकर वॉलंटरली हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है। और ये मेंशन है प्रोविज़न आपको सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 125। और मोर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सेक्शन 125 सबसेक्शन 4, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। नेक्स्ट सेक्शन 46, which of the following procedure is dealt under section 164A of the code of criminal procedure 1973। 164A में क्या डील है? तो 164A में है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। और ये इंसर्ट किया गया था 164A इनिशियली में नहीं था, ये इंसर्ट किया गया है 2005 में बाई एक्ट 25 ऑफ 2005 सेक्शन 17 विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जून 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना, कौन सा गलत है? इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन द डायरी। तो ये करेक्ट है, डायरी में लिखा जाएगा विटनेसेस का स्टेटमेंट। द डायरी शैल बी ड्यूली पेजिनेटेड, उसमें पेज नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे करके, ये भी सही है। ऑप्शन सी, द डायरी मे बी यूज्ड एज एविडेंस। तो ये गलत है, डायरी को एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता और हमें गलत ऑप्शन को चूज़ करना है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है, कैन बी यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स टू रिफ्रेश मेमोरी। तो हाँ, डायरी का काम किया जा सकता है मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए। मेमोरी को रिफ़्रेश करने का मतलब क्या हुआ कि इंसान का टेंडेंसी होता है कि पुरानी चीज़ों को भूल जाता है, तो डायरी में जो चीज़ें लिखा रहेगा वो फिर से देखेगा, फिर से पढ़ेगा, तो उसे याद आ जाएगी चीज़ें। और ये मेंशन है सीआरपीसी के सेक्शन 172 में। 172 का टाइटल है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द चार्ज एज पर द
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 चार्ज दिया गया है, चार्ज किया गया है, आरोप लगाया गया है और चार्ज में मैनर नहीं बताना कि किस प्रकार से ऑफेंस कमिट किया गया है, ज़रूरी नहीं है मैनर बताना, कौन से केस में। चार ऑप्शन है, चार में से किस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमें मैनर बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस प्रकार से किस मैनर में थेफ्ट कमिट किया है। और ये आपको मिलेगा CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 213 में। सेक्शन 213 का टाइटल है व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। ठीक है, बाकी का ऑप्शन बी ए इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। तो ऐसे सिचुएशन में बताना रहता है कि किस चीटिंग का मैनर क्या था, किस प्रकार से उसने चीट किया है। और ऑप्शन बी मेंशन्ड है सेक्शन 213 के इलस्ट्रेशन बी में। ऑप्शन सी इज एक्यूज्ड ऑफ डिसओबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट। तो यहाँ भी बताना पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन को डिसओबे किया है और ये मेंशन्ड है सेक्शन 213 के इलस्ट्रेशन एफ में। ऑप्शन डी इज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि किस कहाँ पर कौन सा एविडेंस उसने फॉल्स दिया है, मैनर बताना पड़ेगा, एक्यूज्ड को बताया जाएगा कि किस मैनर में उसने फॉल्स एविडेंस दिया है और ये आपको मिलेगा सेक्शन 213 के इलस्ट्रेशन सी में। जो ऑप्शन ए है इज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल, ये मेंशन्ड है सेक्शन 213 क्लॉज ए में और कहता है कि यहाँ पर मैनर बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो थेफ्ट किस प्रकार से किया है और हमें यही चूज़ करना है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द चार्ज, मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, Which of the following offences may be tried summary as per the Code of Criminal Procedure 1973? Summary trial किसका किया जा सकता है? Offense under section 454 of IPC, offense under section 504 of the IPC, offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 2 years, 2 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा तो उसे समरीली ट्राई किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी है ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो इसको भी समरीली ट्राइड नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये मेंशन है आपको CRPC के सेक्शन 260 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में, जो कि कहता है पावर टू ट्राई समरीली। समरी ट्रायल किन ऑफेंसेस का किया जा सकता है? समरी ट्रायल उन ऑफेंसेस का किया जा सकता है जिसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी नहीं हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं हो और ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो 2 साल से अधिक का नहीं हो, यानी 2 साल से कम वाले इम्प्रिजनमेंट को समरीली ट्राई किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 395 ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 275 का टाइटल है रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, 325 का टाइटल है प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर, सेक्शन 383 का टाइटल है प्रोसीजर व्हेन अपेलेंट इन जेल एंड 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट। नेक्स्ट, a person accused of the following offense may not be granted bail under section 438 of the code of criminal procedure 1973। किसमें ऑफेंस में may not be granted bail? Option A, accused of offense under section 376AB of IPC, 376DA, 376DB। तो इन तीनों सिचुएशन में ही बेल नहीं मिलेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, which of the following act if done by any magistrate even in good faith without being empowered shall vitiate the proceedings as per the code of criminal procedure 1973? प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगा किस सिचुएशन में? ऑप्शन ए टेंडर अ पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ CRPC, तो इसमें विशिएट नहीं होगा। ऑप्शन बी रिकॉल अ केस एंड ट्राइड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द CRPC में भी विशिएट नहीं होगा। सी अटैचेस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ द CRPC, तो ये इसमें विशिएट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन डी होल्ड एंड इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 ऑफ द CRPC, तो ऐसे सिचुएशन में भी विशिएट नहीं होगा प्रोसीडिंग।
सेक्शन 460 बताता है इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स, एंड सीआरपीसी का सेक्शन 461 बताता है इरेगुलरिटीज़ विच विशिएट प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन ए जो है टेंडर पार्डन, ये आपको मिलेगा 460G में। ऑप्शन बी रिकॉल अ केस मिलेगा आपको सेक्शन 460H में। ऑप्शन डी होल्ड एंड इंक्वेस्ट मिलेगा आपको सेक्शन 460C में। एंड ऑप्शन सी अटैचेस प्रॉपर्टी मिलेगा आपको अंडर सेक्शन 461। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following is material for deciding the jurisdiction of the civil court in the light of the Code of Civil Procedure 1908? कौन सा इंपॉर्टेंट होता है सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए? फर्स्ट, एवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट। तो जो प्लेंट दिया जाता है, प्लेंट कौन देता है? प्लेंटिफ, यानी जिसने सूट फाइल किया है। जिसने सूट फाइल किया है तो वो प्लेंट देगा। तो प्लेंट में जो भी चीज़ मेंशन है वो बताता है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो बताता है कि जुरिस्डिक्शन क्या होगा। ऑप्शन बी एवर्मेंट्स मेड इन द रिटन स्टेटमेंट, तो रिटन स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं होता है जुरिस्डिक्शन का, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following cannot be considered as the suit of civil nature for section 9 of the Code of Civil Procedure 1908? किसको सिविल सूट हम लोग नहीं कह सकते हैं? ऑप्शन ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स और ऑफरिंग्स, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सूट फॉर राइट्स ऑफ फ्रेंचाइजी, तो ये सिविल नेचर का है। सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ्स, ये भी सिविल नेचर का है। सूट रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ वर्शिप, तो ये भी हमारा सिविल नेचर का है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन नंबर हमारा 55, which of the following provisions of the Code of Civil Procedure 1908 makes the doctrine of res judicata applicable in representative suit? representative suit वाला कौन सा है? तो ये होता है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, in which of the following situations a court will not issue summons for personal appearance to the defendant? डिफेंडेंट के पर्सनल अपीयरेंस के लिए समन इशू नहीं किया जाएगा, किस सिचुएशन में? ऑप्शन ए इफ डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, अगर कोर्ट जुरिस्डिक्शन में है तो डिफेंडेंट को भेजा जाएगा समन पर्सनल अपीयरेंस के लिए। बी इफ डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन 40 माइल्स फ्रॉम द कोर्ट, तो इस सिचुएशन में भी पर्सनल अपीयरेंस के लिए भेजा जा सकता है। ऑप्शन सी इफ डिफेंडेंट रिसाइड्स 250 माइल्स अवे फ्रॉम द कोर्ट इन एनी एरिया इन एन एरिया हैविंग पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 250 माइल्स आउट ऑफ द कोर्ट जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी वोमेन टू होम सेक्शन 132 ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 डज नॉट अप्लाई, तो यहाँ पे भी पर्सनल अपीयरेंस के लिए भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, in which of the following situation plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per the Code of Civil Procedure 1908? किस सिचुएशन में प्लेंटिफ फ्रेश सूट नहीं ला सकता है, बार हो जाएगा उस पर, किस सिचुएशन में? ऑप्शन ए डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट्स, तो यहाँ पर फिर से सूट फाइल किया जा सकता है, फ्रेश सूट। ऑप्शन बी डिसमिसल ऑफ सूट बिकॉज नाइदर पार्टी अपीयर्ड, तो ऐसे सिचुएशन में भी फ्रेश सूट फाइल किया जा सकता है। ऑप्शन सी डिसमिसल ऑफ सूट इन बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर, प्लेंटिफ ही अपीयर नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेश सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी डिसमिसल ऑफ सूट बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स विद इन गिवन टाइम लिमिट वंस इट रिटर्न्ड अनसर्व्ड, तो ऐसे सिचुएशन में भी फ्रेश समन फ्रेश सूट फाइल किया जा सकता है। और ये मिलेगा आपको प्रोविज़न इसका ऑर्डर 9 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, सीपी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी का ऑर्डर 9 में आपको प्रोविज़न मिलेगा। ऑप्शन ए जो है डिसमिसल ऑफ सूट, ये मिलेगा आपको ऑर्डर 9 के रूल 2 में। ऑप्शन बी का मिलेगा रूल 3 में। ऑप्शन डी जो है ये मिलेगा आपको रूल 5 में। एंड ऑप्शन सी मिलेगा रूल 8 में, ऑर्डर 9 के रूल 8 में, ऑप्शन सी। उसके बाद
Question number 58. How many times at maximum may an adjournment be granted to a party during hearing of the suit as per the Code of Civil Procedure 1908? CPC 1908 में क्या प्रोविजन दिया हुआ है कि जो सूट का एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट मतलब नेक्स्ट डेट को हियरिंग किया जाएगा, तो कितने बार मैक्सिमम किया जा सकता है एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908? तो ये मैक्सिमम 3 टाइम्स किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी 3 टाइम्स। और ये मेंशन है ऑर्डर 17 CPC के ऑर्डर 17 रूल 1, ऑर्डर 17 रूल 1 में ये प्रोविजन मेंशन है कि मैक्सिमम एडजर्नमेंट 3 टाइम्स किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following Amendment Act made the provision of the Code of Civil Procedure 1908 to produce a witness without a summons? तो ये हो जाएगा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60. Which of the following is not included in the word costs as provided under the Code of Civil Procedure 1908? कौन सा कॉस्ट्स में नहीं आएगा? तो जो कॉस्ट का प्रोविज़न है CPC के, कॉस्ट का प्रोविज़न मेंशन है सेक्शन 35 में, जिसका टाइटल है कॉस्ट्स। तो क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉस्ट। नॉट इंक्लूडेड, कॉस्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? तो पहला देखिए द एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेसेस इंकर्ड, तो ये इसको भी कॉस्ट में आएगा। बी लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड, ये भी कॉस्ट में आ जाएगा। ऑप्शन सी फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड, तो ये कॉस्ट में नहीं आएगा सेक्शन 35 में, ऑप्शन सी का जिक्र नहीं है। ऑप्शन डी एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग्स, तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉस्ट में आएगा। फिर क्वेश्चन 61. What period is prescribed under the Code of Civil Procedure 1908 for defendant to enter an appearance for filing address for service of notice on him in case of a suit where summary procedure is to be applied? 7 days from the date of receiving of summons, 10 days from the date of receiving of summons, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मेंशन है CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC के ऑर्डर 37, ऑर्डर 37 है समरी प्रोसीजर, ऑर्डर 37 के रूल 3 सब रूल 5 में ये प्रोविज़न मेंशन है 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. Under which of the following provisions of the Code of Civil Procedure 1908 the appellate court may remit an issue for trial to lower court? ये प्रोविज़न मेंशन है ऑर्डर 41 रूल 23 रूल 25, ऑप्शन डी ऑर्डर 41 रूल 25। ऑर्डर 41 है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। Next, question number 63. A is accused of the murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as a relevant fact forming part of the same transaction as per the Indian Evidence Act 1872? ये जो है ये इलस्ट्रेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 6 में मेंशन है। सेक्शन 6 का टाइटल है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, जिसको आप रजिस्ट्री भी कह सकते हैं। सेक्शन 6 के इलस्ट्रेशन नंबर ए में ये चीज़ मेंशन है। तो पहला हो जाएगा वॉट एवर सेड बाई ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, तो हमें क्या निकालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड, कौन सा रेलिवेंट फैक्ट नहीं होगा? तो वॉट एवर सेड बाई ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, तो ये रेलिवेंट होगा। वॉट एवर डन बाई ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, तो ये भी रेलिवेंट होगा। वॉट एवर सेड बाई स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग, जो वो देख रहे हैं वो बाई स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, तो ये भी रेलिवेंस होगा। ऑप्शन डी वॉट एवर सेड बाई ए और बी अ डे बिफोर द डे ऑफ बीटिंग, तो ये रेलिवेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64. Which are the following provisions of the Indian Evidence Act 1872 says that the confession to police officer shall not be proved against him? कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन किया जाएगा
उसे प्रूव नहीं किया जाएगा, मतलब पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया हुआ कन्फेशन को कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ये कौन सा प्रोविज़न कहता है? तो ये एविडेंस एक्ट का प्रोविज़न सेक्शन 25 कहता है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डाइंग डिक्लेरेशन में बी एडमिटेड एज एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन मेंशन है अंडर सेक्शन 32, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is correct according to the Indian Evidence Act 1872 pertaining to proof of contents of documents? Proof of contents of documents के context में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस के द्वारा प्रूव किया जाएगा, ये करेक्ट है। कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस, ये भी करेक्ट है, सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकता है। Contents of the documents shall be proved by both primary and secondary evidence. Contents of the documents may be proved either by primary or by secondary evidence. देखिए सारा ऑप्शन ही करेक्ट है, बट बारीकी से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। सी और डी सेम लग रहा है, बट डी अंतर है। कैसे है? ऑप्शन सी कह रहा है शैल बी प्रूव्ड बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ देखिए क्या वर्ड का यूज़ हुआ है, शैल, यानी शैल मतलब कंपल्सरीली डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा उसको प्रूफ करने के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों रहेगा एविडेंस, तभी प्रूफ होगा। ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी से भी प्रूफ हो सकता है, सेकेंडरी से भी प्रूफ हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये मेंशन है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 61 में। सेक्शन 61 का टाइटल है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ पूछा जा सकता है, बट परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट से, तो ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा। हालांकि पार्शियली करेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं, जो सबसे करेक्ट होगा उसको चूज करना है। लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, सिमिलर क्वेश्चन है क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये जो है ऑप्शन बी ये करेक्ट है। क्रॉस, देखिए पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद री एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी से, जज साहब से, कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आंसर को सजेस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल काउंसिल पूछेगा, वकील साहब पूछेंगे, जो भी कटघरे में रहेगा, कि क्या तुम्हारा नाम मोहन है? तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। या पूछ सकता है क्या आप चोरी करते हैं, क्या आपका रोजगार चोरी है, चोरी से अपना घर चलाते हैं, तो हाँ या ना। तो ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया, इसी को कहा जाता है कि हेल्प करना, इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 143 में। सेक्शन 143 का टाइटल है व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। Question number 68. In which of the following case did the Supreme Court of India clarify the admissibility of electronic record as evidence? तो ये किया गया था, ये आया था ऑप्शन नंबर ए, अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें ढूंढना है, कौन सा इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, कन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट अ पर्सन मेकिंग इट। तो ये बिल्कुल सही है, कन्फेशन जो करता है उसके अगेंस्ट में यूज़ होता है। जैसे किसी ने कन्फेशन किया कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट में ये स्टेटमेंट यूज़ होगा। ऑप्शन बी, एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर्स एडमिटेड। देखिए एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव, कंक्लूसिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज़ करना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, एडमिशंस में ऑपरेट एज एन एस्ट्रोपल। बिल्कुल सही बात है, एडमिशन ऑपरेट करेगा एस्ट्रोपल।
कन्फेशन इज स्टेटमेंट रिटन और ओरल विच इज़ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ सूट। कन्फेशन रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, तो ये सब सही है, ऑप्शन बी गलत है और हमें गलत का ही चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, Which of the following section of the Indian Evidence Act is an exception to the hearsay rule? hearsay rule मतलब अफवाह का एक्सेप्शन कौन सा है, hearsay rule का एक्सेप्शन कौन सा है, तो hearsay का रूल का एक्सेप्शन है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Which of the following is not a recognized alternate dispute resolution mechanism under the Code of Civil Procedure 1908? CPC के Code of Civil Procedure 1908 के सेक्शन 89 में आप आइएगा, सेक्शन 89 का टाइटल है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। तो सेक्शन 89 में कई सारे मेंशन है कौन कौन से मैकेनिज्म है डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने के लिए। तो उसमें आता है नाम आर्बिट्रेशन का नाम आता है, कंसिलिएशन नाम आता है, लोक अदालत नाम आता है, लेकिन नेगोशिएशन नाम नहीं आता है। तो ये क्या पूछ रहा है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो ऑप्शन डी नेगोशिएशन आ जाएगा। हालांकि नेगोशिएशन भी एक प्रकार का एडीआर ही है, लेकिन सीपीसी में नेगोशिएशन नहीं आया है, तो नेगोशिएशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट हमें ढूंढना है स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत। लोक अदालत के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। नो कोर्ट फीस रिक्वायर्ड इन लोक अदालत, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लोक अदालत में फ़ी की ज़रूरत नहीं होती है, फ़ी की ज़रूरत कोर्ट्स में होती है, लोक अदालत में नहीं। ऑप्शन बी, लोक अदालत कैन डील विथ ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। देखिए लोक अदालत में केवल सिविल मैटर ही आता है, क्रिमिनल मैटर नहीं आता है, क्रिमिनल मैटर को डील नहीं कर सकता है, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डील करना है, पकड़ना है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी, अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अ डीम्ड डिक्री, सही बात है। ऑप्शन डी, नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अलाउड, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, which of the following is incorrect with respect to arbitration agreement as per the Arbitration and Conciliation Act 1996? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें ढूंढना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी रिटन एज वेल एज ओरल, तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट केवल एंड केवल रिटन में होगा, ओरल में नहीं हो सकता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा रिटन में ही होगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पकड़ना है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये मिलेगा आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 7 का टाइटल है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो कि कहता है कि आर्बिट्रेशन हमेशा राइटिंग में होगा। ऑप्शन बी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है, सेपरेट एग्रीमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट में ही एम्बेडेड हो सकता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी फॉर ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स विच में अराइज बिटवीन द पार्टीज, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ये हमेशा रिटन में ही होगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ओरल में नहीं होगा। नेक्स्ट, in which of the following circumstances an arbitrator may not be challenged as per the Arbitration and Conciliation Act 1996? देखिए जो आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर कौन होता है, आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज़ के बीच में, दो पार्टीज़ होते हैं, पार्टी 1 पार्टी 2, तो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाला पर्सन को आर्बिट्रेटर कहते हैं। जैसे कोर्ट में जज साहब होते हैं, कोर्ट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, उसी तरह आर्बिट्रेटर होता है। तो जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया गया है, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को किस सिचुएशन में इन 4 सिचुएशन दिया हुआ है, किन 4 सर्कमस्टांसेस में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, मे नॉट बी चैलेंज्ड, नहीं किया जा सकता है चैलेंज। तो ऑप्शन ए, व्हेन अ जस्टिफाइबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस अराइजेस, अगर देखा जाएगा कि उसका इंडिपेंडेंस वो किसी ना किसी पार्टी से वो संबंधित है, तो ऐसी सिचुएशन में चैलेंज किया जा सकता है। ऑप्शन बी, व्हेन अ जस्टिफाइबल डाउट एज टू हिज इम्पार्शियलिटी अराइजेस, अगर जस्टिफाइबल डाउट आता है कि वो इम्पार्शियल नहीं होगा, मतलब पार्शियलिटी शो करेगा, इम्पार्शियल नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कोई डाउट अराइज होता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। ऑप्शन सी,
व्हेन ही पॉजेस द क्वालिफिकेशंस एग्रीड बाय द पार्टी, अगर पार्टीज के द्वारा, दोनों पार्टीज के द्वारा एग्री किया गया है कि एक किसी भी आर्बिट्रेटर का ये क्वालिफिकेशन होगा, हो सकता है कुछ भी क्वालिफिकेशन हो सकता है, दोनों पार्टीज मिलकर उस पर एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है उस आर्बिट्रेटर को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ये पूछ रहा है मे नॉट बी चैलेंज, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, व्हेन ही बिकम्स इन एलिजिबल एज पर द 7th शेड्यूल, अगर वो इन एलिजिबल भी हो जाता है तो भी चैलेंज किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन may two persons be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act 1955? हाफ ब्लड कब कहा जाएगा कि दो पर्सन रिलेटेड है? व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, तो नहीं। व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय डिफरेंट वाइफ्स, अलग अलग वाइफ्स हैं, तो कहा जाएगा कि वो हाफ ब्लड से रिलेटेड है। और ये आपको मिलेगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 क्लॉज सी में। सेक्शन 3 डेफिनेशंस है, सेक्शन 3 क्लॉज सी डिफाइन करता है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड को। 76, which of the following is generally not considered as a valid condition for a Hindu marriage as per the Hindu Marriage Act 1955? कौन सा वैलिड कंडीशन नहीं है वो पकड़ना है। तो ऑप्शन ए, द पार्टीज शुड नॉट हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, तो ये एकदम बिल्कुल वैलिड कंडीशन है। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि शादी के वक्त में किसी भी पार्टी का स्पाउस नहीं होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है द पार्टीज शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये भी करेक्ट है। पार्टीज डिग्री प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के डिग्री में होना चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये भी होगा, ठीक है। थर्ड है द पार्टीज शुड नॉट बी सपिंडर्स ऑफ ईच अदर, ये भी सही है, सपिंडर्स नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। और ये जो है ना ऑप्शन बी, द पार्टीज शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यहाँ पर अगर कस्टम अलाउ करता है तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी हो सकता है, अदरवाइज शादी नहीं हो सकता है। तो इसमें दोनों सिचुएशन आएगा, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे कि ये वैलिड कंडीशन है। ऑप्शन डी, द पार्टीज शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, तो ये बात नहीं करता है वैलिड कंडीशन में, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में आपको मिलेगा कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, Section 13, subsection 1 of the Hindu Marriage Act 1955 provides for the following. Section 13 subsection 1 क्या क्या चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है? तो grounds for restitution of conjugal rights, grounds for judicial separation, grounds for divorce. Section 13 subsection 1 में जो भी ग्राउंड्स मेंशन है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी वही ग्राउंड्स होंगे, डाइवोर्स के भी लिए भी वही ग्राउंड्स होंगे, लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए ये ग्राउंड नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 एंड 3 सही होगा, 2 एंड 3 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बातिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ में बातिल मैरिज का मीनिंग क्या होता है? तो मुस्लिम लॉ में बातिल मैरिज का मीनिंग होता है वॉइड मैरिज। एक होता है बातिल, दूसरा होता है फासिद। फासिद का मीनिंग होता है इरेगुलर, फासिद का मीनिंग हुआ इरेगुलर मैरिज एंड बातिल का मीनिंग हुआ वॉइड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, what is a contract of marriage which may be dissolved by the wife under a power delegated to her called under the Muslim law? Contract of marriage which may be dissolved by the wife, वाइफ के द्वारा डिसॉल्व करने वाले मैरिज को मुस्लिम लॉ में क्या कहा जाता है? तो ऐसे मैरिज को, ऐसे डिसॉल्व करने वाले सिस्टम को कहा जाता है तलाक ए तफवीज। ऑप्शन नंबर सी, तलाक ए तफवीज। तलाक उस सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, तलाक ए हसन, तलाक ए तफवीज। तो ऑप्शन सी हमारे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है तलाक उल
बिद्दत, तलाक उल बिद्दत, ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तलाक उल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तलाक उल बिद्दत को ही ट्रिपल तलाक कहा जाता है, ट्रिपल तलाक कहा जाता है इसी को, तलाक उल बिद्दत को, तलाक बिद्दत को ही ट्रिपल तलाक कहा जाता है, जो कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट, अ हिंदू बॉय एंड अ हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ। हिंदू बॉय है, हिंदू गर्ल है, दोनों सेम रिलीजन की है, तो दोनों किस एक्ट के तहत में शादी हो सकता है इन दोनों का? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत में शादी हो सकता है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत में भी शादी हो सकता है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट्स इन द को-पर्सनल प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल टू अ गर्ल चाइल्ड एज वेल। पहले गर्ल चाइल्ड को राइट नहीं था, किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद राइट मिला है? तो ये मिला है 2005 के अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। What should be the age difference between the adoptive father and his adopted daughter for a valid adoption? देखिए डिफरेंट जेंडर्स आ गए हैं, फादर है, फादर अडॉप्ट करना चाहता है डॉटर को, तो दोनों के बीच में कितना एज गैप होना चाहिए? तो दोनों के बीच में कम से कम 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये मेंशन्ड है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 11 क्लॉज 3 में ये कंडीशन बताता है कि एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टेड डॉटर का के बीच में जो एज डिफरेंस होगा वो मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट, Which of the following case may be considered as the first reported case of PIL India? सबसे पहला केस PIL पे कौन सा था? तो सबसे पहला केस था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर बी। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है 1979 का, 1979। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया? फादर ऑफ PIL की शुरुआत किसने की? तो PIL की शुरुआत जस्टिस PN भगवती के द्वारा किया गया, जस्टिस PN भगवती। फर्दर क्वेश्चन नंबर 85, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग PIL कैन नॉट बी फाइल्ड? किसके अगेंस्ट में PIL फाइल नहीं हो सकता है? अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में PIL फाइल हो सकता है। अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बिल्कुल हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी PIL फाइल हो सकता है। अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी, तो प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट में PIL फाइल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगेंस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भी PIL फाइल हो सकता है। नेक्स्ट, in the light of the guidelines issued by the Supreme Court of India on which of the following issue a PIL cannot be entertained by the court? PIL entertain नहीं किया जा सकता है, किसके ऊपर? बॉन्डेड लेबर मैटर्स, तो इस पे PIL एंटरटेन किया जा सकता है। पिटिशन फ्रॉम जेल फॉर प्री मैच्योर रिलीज, तो ऐसे सिचुएशन में PIL फाइल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैटर्स पर्टेनिंग टू नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, पिटिशंस अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर केस, तो ये दोनों सिचुएशन में भी PIL फाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, in which of the following landmark case it was held that principles of natural justice were applicable not only to judicial and quasi-judicial functions but also to administrative functions? किस केस में आया? तो ये आया AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड कंप्रहेंसिवली रिकंसिडर्ड SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस? तो ये इसको रिकंसिडर किया गया L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। Next, who among the following defined administrative law as a law relating to the control of
गवर्नमेंटल पावर को किसका ये डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है वेड का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, what penalty is prescribed for persons illegally practicing in courts under the Advocate Act 1961? Advocate Act 1961 कुछ कंडीशंस मेंशन करता है कि कौन एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है। अगर उन कंडीशंस का ब्रीच करके कोई प्रैक्टिस करता है तो उसे कहा जाएगा कि वो इलीगली प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या पेनल्टी होगा उस पर्सन पर जो इलीगली प्रैक्टिस करेगा? तो उस पर पेनल्टी होगा इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। और ये मेंशन है एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 45 में। सेक्शन 45 बताता है पेनल्टी फॉर पर्सन्स इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स एंड बिफोर अदर ऑथोरिटीज। नेक्स्ट, which provision of the Advocates Act 1961 empowers the Bar Council of India to prescribe the standard of professional conduct and etiquette to be observed by advocates? किस प्रोविजन में है? तो ये है अंडर सेक्शन 49 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो ऑप्शन नहीं, एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही इज हिमसेल्फ पेक्यूनियरली इंटरेस्टेड। जिसमें वो पेक्यूनियरली इंटरेस्टेड है उसमें वो प्लीड नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि एडवोकेट उसमें भी प्लीड कर सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। फर्दर के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। एन एडवोकेट शैल अपीयर इन कोर्ट एट ऑल टाइम्स ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस। जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस है ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें एडवोकेट आएगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एन एडवोकेट शैल नॉट स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर हिज क्लाइंट, ये भी बिल्कुल सही है। एन एडवोकेट शैल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट बाय एनी इम्प्रॉपर मीन्स, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ए हमारा गलत है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही चुनना था। नेक्स्ट, which of the following authority acts as an appellate authority against the order made by the disciplinary committee of the Bar Council of India? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी कमेटी ने कुछ ऑर्डर पास किया, तो उसके अगेंस्ट में अपील अगर जाया जाएगा तो कहाँ पर अपील जाया जाएगा? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लाई करेगा। और ये आपको मिलेगा एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 38 में। सेक्शन 38 का टाइटल है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। फर्दर, क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ वन पर्सन कंपनी विल मैंडेटरीली गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी? In case the paid up share capital of an OPC one person company exceeds 25 lakh rupees, so no. Option B, in case the paid up share capital of an one person company exceeds 50 lakh rupees, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, what is the minimum number of directors required for a public company as per the Companies Act 2013? पब्लिक कंपनी कोई है तो उसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे पब्लिक कंपनी में? तो मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे, ऑप्शन नंबर बी। और ये मिलेगा आपको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में कहता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यही कहता है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें 3 मिनिमम डायरेक्टर्स होंगे। फर्दर, in which of the following case the Supreme Court of India had explained the precautionary principle in details? Precautionary principle किस में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है? तो वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। फर्दर, क्वेश्चन नंबर 97, which of the following is a landmark case on the public trust doctrine in the environmental law? लैंडमार्क केस कौन सा है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पर? तो है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज स्ट्राइक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट? किस केस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया? तो ये डिक्लेयर किया गया श्रेया सिंघाल
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच आर द फॉलोइंग केस एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर एज पर द इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंट बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, ऑप्शन नंबर डी। What is the maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? मैक्सिमम कितना पीरियड उसको इंजॉय कर सकती है एक वोमेन, मतलब कितना पीरियड वो लीव पर ले सकती है एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो मैक्सिमम 26 वीक्स का लीव हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो ये था इस वीडियो में हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन PYQ। आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा, डिटेल में कंसेप्ट कवर करने की कोशिश की हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।